Hey everyone, I'm Rudravina and welcome to a brand new real horror story episode on Untold Stories. आज की ये हॉरर स्टोरी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक कपल का रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। फॉर प्राइवेसी रीजंस मैं इस कहानी में कैरेक्टर्स के नाम को चेंज करने वाली हूँ, बट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ ट्रू एक्सपीरियंस ऑफ अ कपल दैट आई पर्सनली नो रियली वेल। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज की ये रियल लाइफ हॉरर स्टोरी। जिस कपल की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है नेहा और जय। नेहा और जय की बस कुछ ही महीनों पहले शादी हुई थी। जय हैड अ गवर्नमेंट जॉब और नेहा वाज अ होम मेकर। शादी के बाद कुछ महीनों तक वो महाराष्ट्र के ठाणे सिटी में रहे, लेकिन शादी के 6 महीने बाद जय को अपने ऑफिस में प्रमोशन मिल जाता है और उसका ट्रांसफर हो जाता है मुंबई में। और यहीं से जय और नेहा की लाइफ एक डार्क टर्न ले लेती है। नेहा और जय की मैरिड लाइफ अभी शुरू ही हुई थी। दे हैड स्टार्टेड टू कनेक्ट विद ईच अदर एंड दे वर एक्चुअली क्वाइट हैप्पी। पर तभी ट्रांसफर की वजह से उन्हें अचानक मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। क्योंकि जय एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से रहने के लिए एक गवर्नमेंट क्वार्टर मिला था। इट वॉज बेसिकली अ स्मॉल 1 BHK फ्लैट इन अ बिल्डिंग। बिल्डिंग के ज्यादातर फ्लैट्स गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते थे, और कुछ फ्लैट्स थे जो परमानेंट रेसिडेंट्स के थे। शिफ्टिंग से कुछ दिन पहले जय को उस फ्लैट की चाबी मिल गई थी, तो जय और नेहा ने सोचा कि पहले एक बार उस नए घर को देख लेते हैं और सामान शिफ्ट करने से पहले थोड़ी साफ सफाई भी हो जाएगी। और यही सोचकर वो पहुंच जाते हैं मुंबई की उस सोसाइटी में जहां पर उन्हें फ्लैट दिया गया था। बाहर से सोसाइटी बिल्कुल सही दिख रही थी। गेट पर खड़े गार्ड ने उन्हें अपने नए घर का रास्ता बताया, और वो जैसे ही अपनी बिल्डिंग में एंटर करने वाले थे, एक लेडी ने जय को पीछे से आवाज लगाई, जय। जय और नेहा ने मुड़कर देखा तो दे वर एक्चुअली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। वो लेडी असल में जय की एक दूर की रिश्तेदार थी जो रिलेशन में उसकी मासी लगती थी। इनका नाम था सीमा, और कोइंसिडेंटली वो उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे रहती थी। तो उन तीनों को भी बहुत अच्छा लगा कि फैमिली में से कोई नजदीक रहने आया है। सीमा आंटी ने पूछा कि कौन से फ्लैट में रहने आए हो, तो जय ने कहा कि इसी बिल्डिंग में 304 नंबर फ्लैट में। फ्लैट नंबर 304 सुनकर सीमा आंटी के चेहरे का मानो रंग ही उड़ गया। सीमा आंटी ने तुरंत पूछा कि कितने टाइम तक रहोगे यहाँ, मतलब महीने या साल भर या और भी ज्यादा। तो जय और नेहा ने बताया कि वो लगभग 1 साल के लिए ही वहां रहेंगे। वो दोनों एक्चुअली मुंबई में अपना खुद का घर लेने की सोच रहे थे। 1 साल में वो फाइनेंशियली थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते और फिर वो उस गवर्नमेंट क्वार्टर से अपने खुद के घर में शिफ्ट होने वाले थे। जब सीमा आंटी ने ये सुना तो वो थोड़ी सी रिलैक्स हो गई। सीमा आंटी ने बस इतना कहा कि टेम्पररी ही सही, लेकिन एक नए घर में रहने आए हो तो पहले एक छोटी सी पूजा जरूर करवा लेना। जय इतना स्पिरिचुअल नहीं था, पर नेहा थी। उन्होंने छोटी सी पूजा करवाने की सोची तो थी, मगर शिफ्ट होने के बाद। तो तीनों में यही सारी बातें चली, एक दूसरे का हालचाल पूछा, और सीमा आंटी उन दोनों को पहले अपने घर लेकर गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारा घर बाद में देख लेना, पहले मेरे घर चलो, चाय नाश्ता कर लो। इसलिए नेहा और जय पहले सीमा आंटी के घर चले गए। वहां पे 1 घंटे रुके, खाया पिया, और फिर वो दोनों नीचे उतर आते हैं 3rd फ्लोर पे अपना घर देखने। जैसे ही वो ताला खोलकर दरवाजा खोलते हैं, उन्हें एक अजीब सी सड़ी हुई सी बदबू आती है, पर वो ये सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि शायद घर काफी टाइम से बंद पड़ा है, इसलिए ये बदबू आ रही है। उन्हें थोड़ा अजीब फील हो तो रहा था, पर फिर भी वो घर में एंटर कर गए। वो फ्लैट बहुत ही बुरी कंडीशन में था। किचन में सैकड़ों कॉकरोचेस घूम रहे थे। टॉयलेट बाथरूम की कंडीशन अजीब हो रखी थी। हॉल और बेडरूम की फर्श पर धूल मिट्टी की मोटी सी लेयर जमी हुई थी। दीवारों पर जगह जगह पर एक अजीब सी ब्लैकिश ग्रे कलर की परत जम गई थी। उन दोनों को ऑब्वियसली वो फ्लैट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जय ने तुरंत ऑफिस में कॉल करके कोई दूसरा क्वार्टर एलोकेट करवाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उस वक्त ऐसा कोई क्वार्टर खाली नहीं था जो जय के ऑफिस के पास भी हो। फिर थोड़ा डिस्कशन करके जय और नेहा ने डिसाइड किया कि ठीक है, कुछ ही महीनों की बात है, they'll somehow manage। जय ने उस नए फ्लैट की सफाई करवाई और तब तक नेहा ने उस पुराने थाने वाले घर में शिफ्टिंग की सारी तैयारी शुरू की। और 4 दिन बाद जय और नेहा अपने सारे सामान के साथ वहां शिफ्ट हो गए। अब सवाल ये था कि पूजा कब करवाई जाए। 1.5 महीने बाद दिवाली थी।
तो दोनों ने सोचा कि तभी एक बड़ी सी पूजा करवाई जाए और तब सारे घर वालों को भी इनवाइट कर लेंगे। शुरुआत में तो सब ठीक ही था। जय सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता था और नेहा घर पर अकेली रहती थी। उसे शुरुआत से ही घर में कुछ अजीब सी वाइब्स आती थी। हॉल से बेडरूम के बीच में जो एक छोटा सा कॉरिडोर था, वो जब भी वहां से गुजरती उसे लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा हो, मगर वो हर बार इसे अपने दिमाग का वहम समझकर इग्नोर कर देती। मगर एक और चीज थी जिसे वो इग्नोर नहीं कर पा रही थी। वो जब भी रोटियां बनाने के लिए आटे के डब्बे से आटा निकालती, उसे रोज आटे में बालों का एक गुच्छा मिलता था और ये रोज होता था। वो जब भी बाजार से आटा लाती थी तो उसे डब्बे में भरने से पहले अच्छे से छान लेती थी और उसके बाद ही उसे डब्बे में भर देती थी। तो इसके बावजूद भी डब्बे में ये रोज रोज बालों का गुच्छा कहाँ से आ रहा था? उसने जय को भी ये बात बताई, पर उसने इतना सीरियसली नहीं लिया। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, नेहा को ये फील होने लगा था कि उस घर में उसके अलावा कोई और भी है जो उसका पीछा कर रहा है। और अब सिर्फ कॉरिडोर में नहीं, बल्कि अब उसे महसूस होने लगा था कि पूरे घर में कोई हमेशा उसके पीछे पीछे चल रहा है। नेहा का डर बढ़ता जा रहा था, बट थैंकफुली जय की माँ उनके साथ कुछ दिनों के लिए रहने आ गई। मुंबई में उनका कुछ जरूरी काम था और काम खत्म होने के बाद वो फिर से अपने गांव जाने वाली थी। नेहा को भी इस बहाने घर में कंपनी मिल गई, तो वो भी मेंटली थोड़ी रिलैक्स्ड हो गई थी। लेकिन जो नेहा ने महसूस किया था, वो सेम चीज उसकी सास ने भी महसूस करी। नेहा की सास को भी महसूस होने लगा कि चलते समय कोई उसका पीछा कर रहा है। जब भी वो हॉल में चेयर पर बैठती तो उन्हें लगता कि कोई ठीक उनके पीछे खड़ा है। बट नेहा की सास थोड़ी निडर टाइप की लेडी थी। उन्होंने वहम समझकर ये सब इग्नोर कर दिया और नेहा डर जाएगी ये सोचकर उसे भी कुछ नहीं बताया। जय की मम्मी को आए 4 दिन बीत चुके थे। 3 दिन बाद वो गांव वापस जाने वाली थी। लेकिन इसी दौरान देखते ही देखते नेहा की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। उसे बहुत ही तेज पेट दर्द शुरू हो जाता है। जय और उसकी माँ नेहा को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर नेहा को चेक करता है, कुछ सवाल पूछता है। उसे नेहा की बॉडी में आज सच कोई इशू नहीं दिखता, लेकिन फिर भी क्योंकि नेहा दर्द में थी, नेहा की इस हालत को देखकर जय की माँ भी ये डिसाइड कर लेती है कि वो उनके घर में कुछ और दिन रुक जाएगी जब तक नेहा की तबीयत ठीक ना हो जाए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वैसे वैसे नेहा का दर्द बढ़ता जा रहा था। जय उसे एक बड़े गायनेक के पास भी लेकर जाता है। बकायदा सारे रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं, सारे टेस्ट्स किए जाते हैं, लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता। उस गायनेक को लगा कि हो सकता है कि नेहा को पेट में कीड़े हो गए हों, जो कई बार सोनोग्राफी में नहीं दिखते। तो वो नेहा को पेट के कीड़ों का ट्रीटमेंट चालू कर देता है। तो नेहा 10-15 दिन और उस गायनेक की दी हुई गोलियां खाती है, लेकिन उससे भी उसे कोई रिलीफ नहीं मिलता। इनफैक्ट अब नेहा की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। दर्द इतना बढ़ चुका था कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। ना उससे खाना खाया जा रहा था और ना ही बैठा जा रहा था। वो दिन रात बस दर्द के मारे रोती रहती। एक सुंदर, हेल्दी और हंसती खेलती नेहा की हालत बस 1 महीने में ऐसी हो चुकी थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो गया था। जय और जय की माँ भी नेहा की हालत को देखकर काफी चिंता में थे। वो यही सोच रहे थे कि अब कौन से डॉक्टर के पास उसे ले जाया जाए, कहाँ उसकी ट्रीटमेंट शुरू कराई जाए। लेकिन उससे पहले उन्होंने नेहा के घर पे कॉल करके उसकी फैमिली को भी ये सारी बातें बताई। नेहा रोज अपनी माँ से कॉल पे बात तो करती थी, लेकिन उसके बूढ़े माँ बाप को ज्यादा टेंशन ना हो, इसलिए उसने अपनी हालत के बारे में अपनी माँ को ज्यादा कुछ नहीं बताया था। मगर जय के साथ फोन पर बात होते ही नेहा की माँ उसी दिन अपनी बेटी से मिलने आ पहुंची। नेहा की माँ भी मुंबई में ही रहती थी, मगर उनका घर नेहा और जय के घर से 2-3 घंटे की दूरी पर था। नेहा की माँ ने जब अपनी बेटी को उस हालत में देखा तो उसका दिल बैठ गया। नेहा की माँ ने तुरंत जय से कहा कि वो नेहा को अपने घर लेकर जाएगी और एक बार उसका चेकअप अपने फैमिली डॉक्टर से करवाएगी। हालांकि जय और जय की माँ भी नेहा की देखभाल कर रहे थे, लेकिन उस माँ का दिल मानने को तैयार नहीं था और नेहा की मम्मी का यही इंट्यूशन आगे जाकर नेहा की जान बचाता है। नेहा की हालत इतनी बुरी थी कि जय और जय के माँ ने भी ये डिसाइड किया कि वो दोनों नेहा के साथ उसके माँ के घर पे जाकर रहेंगे।
सबने अपना अपना जरूरी सामान भरा, नेहा को रेडी किया और घर से निकलने को तैयार हो गए। जब सब नेहा को घर से बाहर ले जा रहे थे, तब एक आखिरी बार नेहा ने दहलीज पर खड़े होकर मुड़कर उस घर की ओर देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वो फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। उसे ऐसा लग रहा था मानो घर से निकलकर वो सीधे अपने अंत की तरफ जा रही है। और यही सोचकर नेहा फूट फूट कर रोने लगी। वो फिजिकली तो दर्द में थी ही, लेकिन अब उसके अंदर का ये डर उसे और भी कमजोर कर रहा था। फाइनली वो सब उस फ्लैट से निकलकर नेहा के माँ के घर पे जाने के लिए रवाना हो गए। नेहा की माँ काफी रिलीजियस थी। घर पहुंचने से पहले वो नेहा को अपनी एक फ्रेंड के घर पे लेकर गई, जो दरअसल देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी और काफी लोग उनके पास अपनी नजर उतरवाने के लिए आते थे। नेहा की माँ ने भी वहां जाकर सबसे पहले नेहा की नजर उतरवाई और फिर उसे अपने घर ले गई। नेहा के पापा ने ऑलरेडी उनके फैमिली डॉक्टर को घर पे बुला रखा था। उनके फैमिली डॉक्टर का नाम था डॉक्टर गावड़। डॉक्टर गावड़ एक सर्जन थे और उनकी उम्र लगभग 60-65 साल की होगी, तो उन्हें काफी एक्सपीरियंस भी था और नेहा की फैमिली को भी वो काफी सालों से जानते थे। नेहा के आते ही उन्होंने उसे चेक किया, सारी केस हिस्ट्री पूछी और पहले के सारे रिपोर्ट्स को अच्छे से देखा। रिपोर्ट्स तो नॉर्मल ही थे, लेकिन नेहा को चेक करने के बाद डॉक्टर गावड़ बहुत ही सीरियस नजर आ रहे थे, जैसे उन्हें कोई बहुत ही सीरियस बात रियलाइज हो गई हो। नेहा को चेक करते ही डॉक्टर गावड़ ने बिना कुछ कहे तुरंत एक हॉस्पिटल में कॉल लगाया और वहां इमरजेंसी रूम रेडी करने को कहा। ऑल्सो उन्होंने तुरंत नेहा के घर पे एक एम्बुलेंस बुलवाई। जो रिपोर्ट्स में नहीं दिख रही थी, वो प्रॉब्लम उन्हें अपनी एक्सपीरियंस की वजह से समझ आ चुकी थी, लेकिन नेहा के घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर गावड़ ने बस इतना कहा कि नेहा को अभी तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा और वहां दोबारा एक सोनोग्राफी टेस्ट करवाएंगे। जैसे ही सोनोग्राफी में मेरा डाउट कंफर्म हो जाता है, मैं सब समझा दूंगा। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस आ जाती है। नेहा, डॉक्टर गावड़ और नेहा की माँ उस एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। बाकी घर वाले भी पीछे से हॉस्पिटल आ जाते हैं। 1 मिनट भी वेस्ट किए बिना नेहा को सोनोग्राफी के लिए ले जाया जाता है और डॉक्टर गावड़ का शक यकीन में बदल जाता है। नेहा वॉज एक्चुअली प्रेग्नेंट, लेकिन ये कोई नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं थी। नॉर्मल प्रेगनेंसी में एग ओवरी से निकलता है, फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करते हुए यूट्रस में आ जाता है और वहां फर्टिलाइज हो जाता है। लेकिन नेहा की केस में ये एग यूट्रस में था ही नहीं, बल्कि वो फेलोपियन ट्यूब में ही अटक गया था और वहीं फर्टिलाइज हो गया था। और क्योंकि वहां उसकी ग्रोथ के लिए स्पेस नहीं थी, वो एग सड़ के हार्ड हो गया था। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि वो इतना डेलिकेट था कि बॉडी के अंदर कभी भी फट सकता था, और अगर वो फटता तो उसका टॉक्सिक पस नेहा की बॉडी में फैल जाता, और अगर ऐसा होता तो नेहा को बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। डॉक्टर ने ये सारी बातें नेहा और उसकी फैमिली को समझाई और तुरंत नेहा को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन। नेहा की उस एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली फेलोपियन ट्यूब को काटना पड़ा and she was left with only one healthy fallopian tube to release the eggs, जिसका ये भी मतलब होता है कि फ्यूचर में नेहा के माँ बनने के चांसेस बस 50% थे। थैंकफुली ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और वो स्टेडीली रिकवर होने लगी। लेकिन जब से ये सब कुछ नेहा के साथ होना शुरू हुआ था, यानी 1-1.5 महीने पहले, तब सीमा आंटी, जय की आंटी जो उसकी बिल्डिंग में रहती थी, वो किसी काम से गांव चली गई थी और इसीलिए उन्हें नेहा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब वो मुंबई में अपने घर वापस आई तो उन्हें पड़ोसियों से ये सारी बात पता चली। उन्होंने तुरंत जय को कांटेक्ट किया और उसी दिन नेहा से मिलने हॉस्पिटल जा पहुंची। और तब सीमा आंटी ने जय और नेहा को जो बात बताई, उससे उन दोनों को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगा। सीमा आंटी ने कहा कि जिस फ्लैट में वो दोनों रह रहे हैं, ठीक 4 साल पहले उसमें एक औरत ने खुद को जलाकर खत्म किया था, अपने अब्यूजिव हस्बैंड से परेशान होकर। और जब उसने खुद को जलाया तब वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वो फ्लैट 4 सालों से बंद था। सीमा आंटी ने कहा कि मैं तुम्हें पहले ही दिन ये सच बताने वाली थी, मगर तुम दोनों ने कहा कि तुम यहाँ बस कुछ ही महीने टेम्पररीली रहने आए हो, तो तुम्हें परेशानी ना हो और
तुम डर ना जाओ, इसलिए मैंने ये बात तुम्हें उस दिन नहीं बताई। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सीमा आंटी की बातें सुनकर उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों एक दिन भी उस घर में नहीं रहेंगे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने के बाद नेहा और जय कुछ दिन नेहा की माँ के घर में रहे। तब तक जय ने एक दूसरी जगह फ्लैट रेंट पर ले लिया और इवेंचुअली वो दोनों वहां शिफ्ट हो गए। और नेहा ने उस मनहूस घर की दहलीज पर फिर कभी कदम नहीं रखा। थैंकफुली नेहा और जय का नया घर उनके लिए लकी साबित हुआ और उन्होंने इवेंचुअली उसी घर को खरीद लिया। और इतने कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी नेहा को कुछ सालों बाद 2 हेल्दी बच्चे हुए। उनकी फैमिली अब हैप्पी, सेफ और ब्लेस्ड है। लेकिन आज भी जब कभी उस पुराने फ्लैट की बात निकलती है तो नेहा और जय की रूह कांप उठती है। अनटोल्ड स्टोरीज के इस हॉरर वीडियो में आज इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, नमस्ते।